Warm welcome to all of you. This is lecture number 7 of mechanical properties of fluid, in which we are going to study a wonderful phenomenon of a liquid called as a capillary action. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर नंबर 7 में आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज कैपिलरी एक्शन. आवर टॉपिक इज कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए कैपिलरी ट्यूब को समझना बहुत ज़रूरी है. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी ट्यूब, या जिसे शेरी नली कहते हैं, और कैपिलरी एक्शन को अमले शेरियत भी कहा जाता है. तो कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं उसे समझते हैं. एक्चुअली जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, इसका जो नाम कैपिलरी रखा गया है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड होता है कैपिला, कैपिला, जिसके मीनिंग होते हैं हेयर, मतलब बाल. तो कैपिला ये वर्ड लैटिन वर्ड कैपिला से कैपिलरी ट्यूब बनाया गया है, मतलब हेयर. तो ये जो ट्यूब होती है हेयर लाइक, मतलब बहुत थिन बारीक नली होती है, बारीक थिन ट्यूब होती है, इसलिए इसका नाम जो है कैपिलरी ट्यूब रखा गया है. इसको प्रॉपरली अगर डिफाइन किया जाए तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं: अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर. अ ट्यूब हैविंग फाइन बोर, बोरिंग वगैरह करते हैं घर पे, तो मतलब एक सुराख जैसा होता है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल पाइप हम डालते हैं. तो इसके अंदर भी एक सुराख होता है, एक थिन बारीक सा सुराख इसके अंदर होता है, और उस सुराख का जो डायमीटर होता है नियर अबाउट 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 mm का उसका बोर होता है. तो कैपिलरी ट्यूब को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: अ थिन ग्लास ट्यूब हैविंग फाइन बोर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 mm, एंड इसकी एक खास बात यह है कि ये दोनों एंड से ओपन होती है, एंड इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड. तो दोनों भी एंड पर से ये क्या होती है, ओपन होती है. तो कैपिलरी ट्यूब को इस तरह से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं. एक ये उसका ऊपर का ओपनिंग है और ये नीचे का ओपनिंग है, दोनों तरफ से नली खुली होती है, और अंदर से एक सुराख जैसा इसके अंदर एक सुराख होता है जिसे बोर कहते हैं, और ये बोर जो होता है नियर अबाउट 1 मिलीमीटर का होता है. इस ट्यूब को हम कहेंगे कैपिलरी ट्यूब. ठीक है. अब इस कैपिलरी ट्यूब का क्या करना है? इस कैपिलरी ट्यूब को हम क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर डुबा कर देखेंगे, लिक्विड में डिप करके देखेंगे. तो क्या फिनोमिनॉन ये शो करती है उसका हम स्टडी करेंगे आगे, क्योंकि वी वांट टू नो अबाउट द कैपिलरी एक्शन, कि कैपिलरी एक्शन किसे कहते हैं ये हमें जानना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब को दो टाइप के लिक्विड लेते हैं हम. एक ऐसा लिक्विड जो वेसल्स की वॉल को वेट करता है, गीला करता है, फॉर एग्जांपल हम वाटर या केरोसिन ले लेंगे. दूसरा ऐसा लिक्विड लेंगे बीकर में जो वेसल्स की वॉल को वेट नहीं करता, मतलब मर्क्यूरी. तो दो तरह के लिक्विड्स हमको लेना है दो बीकर में. फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट बीकर एंड दिस इज सेकंड बीकर. इसमें हमने लिया केरोसिन या फिर वाटर, प्योर वाटर नहीं, हम जो यूज करते हैं वो वाटर, और दिस इज मर्क्यूरी. ठीक है. एक वेसल्स में हमारे पास केरोसिन है, दूसरे इसमें मर्क्यूरी है. अब क्या करना है, हमें इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को डालकर देखना है. तो हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डालते हैं. ठीक है, ये हमने यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब डाला. कैपिलरी ट्यूब को डालने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो कैपिलरी ट्यूब आपने डाला है उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये जो लिक्विड की लेवल है वो राइज हो जाती है, मतलब लिक्विड उसके यहाँ पर आ जाता है इस तरह से.
ये उसकी एक्चुअल लेवल है लिक्विड की बीकर के अंदर, लेकिन कैपिलरी ट्यूब जो आपने डाला है उस ट्यूब के अंदर ये यहाँ से लिक्विड क्या होता है, राइज होता है और एच हाइट तक के वो उसके अंदर राइज हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड जिनकी शेप कॉन्केव होती, कॉन्केव मेनिस्कस जो बनाते हैं, जो वेसल्स की वॉल को वेट करते हैं, गीला करते हैं, उनके अंदर अगर कैपिलरी ट्यूब को डाला जाए तो उन कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या होता है, राइज होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही एक लिक्विड है हमारे पास में मर्क्यूरी जो कि कॉन्वेक्स शेप बनाता है, कॉन्केव मेनिस्कस बनाता है, इस तरह से इसकी मेनिस्कस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम कैपिलरी ट्यूब को डालें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो लिक्विड की लेवल है वो नीचे की तरफ फॉल हो गई है, नीचे की तरफ घट गई है। मर्क्यूरी मतलब ऐसा लिक्विड जो वेसल्स की वॉल को गीला नहीं करता, तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, फॉल। मर्क्यूरी के अंदर वो लिक्विड फॉल हो गया, नीचे की तरफ चला गया। उसकी एक्चुअल लेवल तो यहाँ तक थी, लेकिन जो ट्यूब आप डालकर देखेंगे मर्क्यूरी में, तो मर्क्यूरी जो है इस तरह से आपको मर्क्यूरी का फॉल दिखेगा। तो एक जगह पर तो लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, दूसरी जगह लिक्विड फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ घट रहा है। तो इसी एक्शन को, मतलब लिक्विड के राइज एंड फॉल को कहां पर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के राइज और फॉल को ही कैपिलरी एक्शन या अमले शरीयत कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। तो ये था कैपिलरी एक्शन, और इसमें हमें ये देखने को मिला कि लिक्विड, कुछ लिक्विड में अगर कैपिलरी ट्यूब डालें तो उसके अंदर लिक्विड की जो लेवल है वो राइज होती है, और पर्टिकुलर कौन से लिक्विड, जो वेसल्स की वॉल को गीला करते हैं, और जो गीला नहीं करते मतलब मर्क्यूरी, उसके अंदर ये लिक्विड फॉल होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि क्यों, वाई दिस हैपेंड, क्यों होता है ऐसा। तो उसके लिए हम जो है प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पुराने लेक्चर्स अगर आप देखें तो डिफरेंट मिनिस्कस का जो लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर कॉन्वेक्स मिनिस्कस है तो जो ऊपर से कॉन्वेक्स नजर आ रही है, ऊपर से उसका प्रेशर कम होता है और कॉन्केव साइड में ज्यादा होता है। हम ड्रॉ करके समझते हैं उसको। तो क्यों ऐसा होता है, इसके लिए फिर से दो टाइप के हम लिक्विड लेंगे बीकर्स में। ये तो आप समझ ही गए होंगे कैपिलरी एक्शन किसे कहते हैं, लिक्विड के राइज और फॉल को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। तो अब यहाँ पर एक बीकर लेंगे हम, इसमें ऐसा लिक्विड लेंगे जो कि वेसल्स की वॉल को गीला करता है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन लेंगे हम, ऑब्वियसली कॉन्केव मिनिस्कस बनाएगा। ये मिनिस्कस को थोड़ा बड़ा कर देते इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कैपिलरी ट्यूब डालें, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे कैपिलरी ट्यूब को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब। अभी हम राइज और फॉल नहीं देखते, इसकी लेवल भी हम सेम ही बनाएंगे इसकी तरह। हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्यों उसके अंदर लिक्विड राइज होता है और मर्क्यूरी में क्यों फॉल होता है। तो दूसरे बीकर में क्या करेंगे, मर्क्यूरी लेंगे। दिस इज अ सेकंड बीकर, और मर्क्यूरी इस तरह से जो कि कॉन्वेक्स शेप बनाता है, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को हमने डाला है, ठीक है। इस तरह से ये मर्क्यूरी की लेवल है जो कि कॉन्वेक्स है, और यहाँ पर ये जो मेनिस्कस है ये कॉन्केव है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 पॉइंट फर्स्ट करता हूँ, ए बी सी डी। 4 पॉइंट आप सपोज कीजिए इस तरह से, ए और बी कैपिलरी ट्यूब में ही है, और ए लिक्विड की लेवल के ऊपर है और बी लिक्विड के लेवल के नीचे है। सी और डी पॉइंट इसी तरह से लेना है कैपिलरी ट्यूब के बाहर, एक जिसमें से सी ये लिक्विड के लेवल के ऊपर है और डी लिक्विड के लेवल के नीचे है। यहाँ पर भी सेम, ए और बी को कैपिलरी ट्यूब में लेना है और सी और डी को कैपिलरी ट्यूब के बाहर लेना है, ठीक है। फर्स्ट करेंगे कि पॉइंट ए बी सी डी पर जो प्रेशर है, प्रेशर एट ए, उसको लेंगे हम पी ए। सिमिलरली प्रेशर एट बी को लेंगे पी बी,
प्रेशर एट सी को लेंगे पीसी और प्रेशर एट डी ये फर्ज करेंगे हम पीडी है। हर एक पॉइंट के प्रेशर को हमने डिनोट कर दिया पीए, पीबी, पीसी और पीडी से। अब प्रीवियस नॉलेज का हमें इस्तेमाल करना है। कॉनकेव मिनिस्कस का जब हमने स्टडी किया था तो कॉनकेव मिनिस्कस अगर ऊपर से देखे जो मिनिस्कस कॉनकेव हमें नजर आती है तो कॉनकेव साइड पर जो एक पॉइंट लेंगे और एक लेंगे नीचे से जो कॉन्वेक्स शेप है वहां पर एक पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये स्टडी किया था कि कॉनकेव साइड में जो पॉइंट होता है वहां पे प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होता है। सेम यही जो नॉलेज है प्रीवियस नॉलेज का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे जो शेप नजर आ रही है आपको मर्की कैपिलरी ट्यूब में ये कॉनकेव है और कॉनकेव में जो कॉनकेव शेप के कॉनकेव साइड में जो पॉइंट होता है वहां पे प्रेशर कैसे होता है ज्यादा होता है और नीचे की साइड में प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला इन केस ऑफ केरोसिन कि प्रेशर एट पॉइंट ए ये ग्रेटर है प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, अगर मर्क्यूरी में हम इसका स्टडी करें, मर्क्यूरी के अंदर अगर हम कैपिलरी ट्यूब को डालें तो कॉन्वेक्स शेप बनती है इसी, और कॉन्वेक्स शेप जब हमने स्टडी किया था कॉनकेव मिनिस्कस के तो कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर जो होता है कम होता है और कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, जस्ट ये प्रीवियस नॉलेज है, पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं इसको कि क्यों होता है, उसका रीजन भी मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। तो सेम ये नॉलेज का इस्तेमाल अगर यहाँ करें तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर है लेस होगा और पॉइंट बी पर प्रेशर ज्यादा होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर उसका रिवर्स मिल रहा है हमें कि प्रेशर एट पॉइंट इन केस ऑफ मर्क्यूरी, ये इन केस ऑफ केरोसिन देख रहे हैं हम, और इन केस ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मर्क्यूरी में क्या मिल रहा है कि प्रेशर एट पॉइंट ए ये कम है, स्मॉल है प्रेशर एट पॉइंट बी। अब अगर पॉइंट ए और पॉइंट सी को देखूं मैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी, तो दोनों की जो लेवल है वो ए की जैसी है, सेम लेवल है और दोनों भी पॉइंट एयर में है। तो मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। सेम यहाँ पर भी दोनों जो पॉइंट है वो सेम लेवल पर है और एयर में है, मतलब यहाँ पे भी वही कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। सिमिलरली अगर इतना सा हिस्सा मैं देखूं तो ये जो लेयर मुझे नजर आ रही है लिक्विड की, ये कैसी है, प्लेन लेयर है। तो प्लेन लेयर के ताल्लुक से भी हमने स्टडी किया था, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, और प्लेन लेयर के लिए मैंने बताया था कि दोनों भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है सेम होता है। सेम सी और डी को देखिए, यहाँ पर भी दोनों की जो लेयर है, ये लेयर को अगर हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें तो हमें प्लेन नजर आएगा, भले ही वो यहाँ पर कॉनकेव है, यहाँ पर ये क्रीप हो रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये राइज हो रहा है, यहाँ तो कॉनकेव है, लेकिन इतना हिस्सा अगर देखें तो प्लेन है, और प्लेन सरफेस अगर रहे तो वहां पे उसके ऊपर और नीचे दोनों भी तरफ प्रेशर सेम होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके। तो सिमिलरली प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। अब ये प्रेशर हमने क्यों रिलेशन ऐसा हमने डिराइव किए या क्यों हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम प्रेशर डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट डी पर क्या प्रेशर डिफरेंस है, पॉइंट डी पर ज्यादा है या पॉइंट बी पर प्रेशर ज्यादा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमको मिला था प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, ए किसके इक्वल है, सी के, तो मैं ए की जगह यहाँ पर सी पुट अप कर सकता हूँ ये रिलेशन से, तो पी ए की जगह मैं लिख देता हूँ पी सी इज ग्रेटर देन पी बी, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी सी। इसी तरह से पी सी किसके इक्वल है, पी डी के, तो पी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे पी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है, पी डी इज ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, ये हमें रिलेशन मिल गया पॉइंट डी और पॉइंट बी के प्रेशर का। तो पता चला कि पॉइंट डी पर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट बी, और लिक्विड की टेंडेंसी हमको मालूम है कि लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर।
तो यहाँ पर भी सेम वही होगा कि प्रेशर एट पॉइंट डी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो यहाँ ये ज्यादा प्रेशर से ये फ्लो होने की कोशिश करेगा कम प्रेशर की तरफ। कब तक ये फ्लो होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि इसमें का जो लिक्विड है वो इसके अंदर फ्लो होगा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना बन जाए। और इसके अंदर इसके लिए ये जो लेयर है, अब यहाँ का लिक्विड इसके अंदर जाएगा तो ये लेयर ऑब्वियसली क्या होंगी? राइज होंगी ऊपर की तरफ। दैट्स व्हाई लिक्विड राइजेस। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि लिक्विड क्या होता है? राइज होता है इन केस ऑफ केरोसिन या फिर वाटर। व्हाट अबाउट मर्क्यूरी? अब मर्क्यूरी के अंदर सेम यही रिलेशंस का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर Pa की जगह मैं Pc रख देता हूँ सेम, क्योंकि Pa इक्वल्स टू Pc है। तो Pa की जगह मैं Pc रख देता हूँ। Pc इज लेस देन Pb। सेम Pc किसके इक्वल है? Pd के। तो ये Pc की जगह मैं क्या रखूंगा? Pd रख दूंगा। अब यहाँ पर उसका उल्टा मिल रहा है कि प्रेशर एट पॉइंट डी ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो फ्लो होगा बी से डी की तरफ, बिकॉज लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ज्यादा प्रेशर से ये कम प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो इसके लिए यहाँ से लिक्विड फ्लो होगा बी से पॉइंट डी की तरफ। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो इसके लिए ये जो यहाँ से अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये जो लेयर है ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ फॉल होगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो लेयर है वो नीचे की तरफ फॉल होती है। दैट्स वाई अगर मर्क्यूरी में हमने कैपिलरी ट्यूब डाला तो वो क्या दिखाएगा? यहाँ पे फॉल। इसके अंदर जो लिक्विड की लेयर है वो नीचे की तरफ घट जाती है। और ये राइज और फॉल को ही हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल ये आएगा माइंड के अंदर कि कितने हाइट तक की ये राइज होगा और कितने हाइट तक ये फॉल होगा। तो इसकी हाइट हमको क्या करना है? अभी कैलकुलेट करना है। और उस फॉर्मूले को कहते हैं हम एसेंट फार्मूला। कितनी हाइट उसके अंदर इंक्रीज हुई है वो हाइट हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये केरोसिन का जो सरफेस टेंशन है मर्क्यूरी के मुकाबले में बहुत कम है। अगर सरफेस टेंशन कम है तो यहाँ पे हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा है तो यहाँ पे हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो सरफेस टेंशन का एक्चुअली रिलेशन है हाइट के साथ में, और वही रिलेशन हम अभी डिराइव कर रहे हैं इन एसेंट फार्मूला। तो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंट फार्मूला। उसके लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। एक ऐसा लिक्विड लेंगे जिसके अंदर अगर कैपिलरी ट्यूब को डाला जाए तो ये कैपिलरी ट्यूब में वो राइज होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला। वी वांट टू कैलकुलेट द हाइट इन कैपिलरी ट्यूब। तो लिक्विड का हाइट हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। तो इसके लिए कैपिलरी ट्यूब को मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं यहाँ पे इस तरह से। इसको अगर आपने एक बीकर में रखा, ठीक है, ये उसकी एक्चुअल हाइट है लिक्विड की। यहाँ पे ये इसके अंदर इतना हाइट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इतने हाइट से वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये उसकी जो मेनिस्कस है इस तरह से कॉनकेव मेनिस्कस। इसके अंदर पूरा लिक्विड फिलअप है। ठीक है, एक बीकर लिया हमने, उसके अंदर केरोसिन या वाटर लेंगे और उसके अंदर क्या होगा? ये लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ राइज होगा। अब ये जो मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस को अगर हम गौर से देखें तो ये कॉनकेव शेप की मेनिस्कस है। अगर 3D में इसको हम ड्रॉ करना चाहें इस तरह से, ये मेनिस्कस बनती है। ठीक है, इस तरह से। और ये शेप इस तरह से बनती है यहाँ पर एजेस पर। यानी मैं अगर इसको इसकी मेनिस्कस को ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरह से इसकी मेनिस्कस हमारे पास में बनेगी। ठीक है, जस्ट लाइक अ बॉल, एक कटोरी जैसी शेप यहाँ पर बन रही है। और सरफेस टेंशन की वजह से ही यहाँ पर राइज और
फॉल हो रहा है, वो अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या है, एक्चुअली टेंजेंशियल फोर्स होती है सरफेस टेंशन, हम देख चुके। तो सरफेस टेंशन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होंगी, इस तरह से यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट सरफेस टेंशन, वो इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे भी ये रिजल्टेंट सरफेस टेंशन इस तरह से मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो राइज हो रहा है, ये राइज क्यों हो रहा है वो तो हमें मालूम पड़ गया। अब कितना राइज इसके अंदर होगा, हाइट इसकी कितनी इंक्रीज होंगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो हम प्रेशर डिफरेंस से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड 1। और सेकंड मेथड है कि फोर्सेस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब ये जो अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो एक अपवर्ड फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। ऑब्वियसली इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड का वेट mg, और ग्रेविटी की वजह से वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये राइज कब तक होगा, हाइट लिक्विड की कब तक बढ़ेगी, जब तक ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल ना हो जाए। तो अगर हम अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट कर ले और डाउनवर्ड फोर्स मतलब इक्वल टू वेट, दोनों को इक्वेट कर ले, ये एक मेथड है हाइट कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि यहां पर प्रेशर डिफरेंस है, मतलब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर अगर हमें मालूम पड़ जाए, दोनों को हम अगर इक्वेट कर लें, तो वो प्रेशर डिफरेंस से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस तरह से, तो मेथड फर्स्ट लेंगे हम, मेथड फर्स्ट, इसे प्रेशर डिफरेंस भी कहा जाता है या दबाव का फर्क, प्रेशर डिफरेंस मेथड है ये। अब स्टार्ट की जो लेक्चर हमने पढ़े हैं, प्रेशर वाला जो पोर्शन था, जो कि 25% जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है ये कोविड-19 की वजह से, तो उसमें वो पोर्शन स्किप हो जाता है प्रेशर का। लेकिन उसका एक पॉइंट हमने पढ़ा था, वो पॉइंट का यहाँ पर इस्तेमाल है कि प्रेशर जो एक्ट होता है लिक्विड कॉलम की वजह से, अगर लिक्विड कॉलम इतना है, उसकी हाइट h है और लिक्विड की डेंसिटी रो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है P इक्वल्स टू h रो g होता है। कितना होता है, h रो g। तो यहाँ पर भी सेम, ये जो लिक्विड कॉलम यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, जिसकी हाइट h है, ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर लिक्विड कॉलम की वजह से एक्ट होने वाला प्रेशर कितना ले सकते हैं हम, h रो g। तो ये प्रेशर मतलब ये ऊपर की तरफ राइज होने वाला प्रेशर, और ये जो कॉन्केव शेप नजर आ रही है आपको, ऊपर का प्रेशर, ये नीचे का प्रेशर तो मालूम है हमको, हाइट h की वजह से कितना है, h रो g, और ऊपर ये कॉन्केव शेप जो नजर आ रही है, इस कॉन्केव शेप की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, मतलब एक्सेस प्रेशर। हमको पता है कि कॉन्केव शेप के साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, और ज्यादा के प्रेशर को एक्सेस प्रेशर कहा था हमने, और एक्सेस प्रेशर भी हमने निकाले थे पीओ, पी आई माइनस पीओ, कितना निकाले थे हमने वाटर के लिए, 2T अपॉन R, जहां पे R क्या था, उस लिक्विड का रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो सेम एक्सिस प्रेशर जो है कॉन्केव साइड में ऊपर का, वो भी हमको मालूम है कितना है, 2T अपॉन R, और ये जो हाइट h की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो भी प्रेशर हमको मालूम है। तो ये हाइट h की वजह से प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h इज इक्वल्स टू कितना है, h रो g, कॉल्ड इट इक्वेशन 1। और सेकंड जो प्रेशर है, ये वाला नीचे का प्रेशर तो हमको मालूम पड़ गया। अब ऊपर ये कॉन्केव साइड में कितना प्रेशर है, एक्सिस प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो प्रेशर भी हमको मालूम है, उसको मैं इधर लिखता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं दिस एक्सेस प्रेशर ड्यू टू कॉन्केव सरफेस, कॉन्केविटी की वजह से भी हम इसको कह सकते हैं, वो एक्सिस प्रेशर है 2T अपॉन R। ये ऊपर का 2T अपॉन R और नीचे का प्रेशर कितना निकल गया, h रो g। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन,
इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें अपर प्रेशर और लोअर प्रेशर को इक्वेट कर देना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम जब जनरेट होगा तो इसका ऊपर की तरफ बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कंडीशन के लिए हमको दोनों को इक्वेट करना है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करेंगे हम, 1 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज करेंगे, दोनों का ना कैसे होना चाहिए, इक्वल। तो H रो G इक्वेशन 1 ये इक्वल होना चाहिए 2T अपॉन R के। अब R यहाँ पर क्या है, R is not a radius of capillary tube, it is a radius of curvature किसका, ये मिनिस्कस का। मतलब इसका अगर एक हम ऐसा सर्कल बनाना चाहे पूरा गोल, उसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल R है, और इसका जो रेडियस लेंगे हम वो लेंगे स्मॉल r। तो इसको अगर हम बड़ा ड्रॉ करके देखें, इस तरह से ये शेप बन रही है कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ले लेंगे हम r, और फर्ज करेंगे कि इसका जो रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का वो स्मॉल r है। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये थीटा बन रहा है दोनों साइड में, जिसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इस पे से अगर कॉस थीटा निकालना चाहें हम बाय डायग्राम कॉस थीटा, तो एडजेसेंट साइड इसकी है स्मॉल r अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने का जो एज है वो हाइपोटेनियस रहेगा। इस पर से कैपिटल R क्या होगा, दिस इंप्लाइज कैपिटल R इज इक्वल टू कॉस थीटा को इधर लेकर आ जाएंगे r अपॉन कॉस थीटा। तो ये r की जगह मैं r अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं, तो देयरफॉर H रो G इज इक्वल टू 2T अपॉन R की, कैपिटल R की जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करना है R अपॉन कॉस थीटा, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में। डायरेक्टली लिखता हूँ मैं इसकी भी, या फिर R अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो 2T कॉस थीटा अपॉन R। तो हमको H कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ अ लिक्विड, देयरफॉर हाइट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास 2T कॉस थीटा अपॉन रो और जी को इधर लेकर आ जाएंगे, तो R रो जी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन हाइट। और हाइट जो इंक्रीज होंगी लिक्विड की H, वो किस किस पर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन के। मतलब लिक्विड का सरफेस टेंशन अगर ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होंगी, हाइट इंक्रीज होंगी। व्हाट अबाउट रेडियस, जितना कम रेडियस होगा उतनी ज्यादा हाइट उसके अंदर इंक्रीज होंगी। तो रेडियस जो है यहाँ पर, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, जितनी बारीक कैपिलरी ट्यूब आप लेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर हाइट इंक्रीज होंगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये एक मेथड है, मेथड फर्स्ट, जिसे प्रेशर डिफरेंस का मेथड कहा जाता है। इस मेथड से हमने कितना हाइट ये इंक्रीज होगा लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में वो हमने फाइंड आउट किया, और ये इक्वल है 2T कॉस थीटा के। कॉस थीटा पे भी ये डिपेंड करता है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रही तो ये हाइट इंक्रीज होंगी, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव रही तो ये हाइट डिक्रीज होंगी या फिर फॉल होगा। अब सेकंड मेथड जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्या कहेंगे हम इसको, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले और दोनों को इक्वेट कर ले, मतलब अपर फोर्स, अपर वर्टिकल फोर्स और डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स अगर दोनों को इक्वेट कर ले इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो हमें H के लिए फॉर्मूला मिल जाता है। तो अब अपवर्ड फोर्स कितनी एक्ट हो रही है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस तरह से यहाँ पे मिनिस्कस बनती है, और सरफेस टेंशन जो एक्ट होता है वो इस तरह से ऊपर की तरफ एक्ट होता है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलता है सरफेस टेंशन T, तो ये सरफेस टेंशन मिल रहा है हमें यहाँ पर। अब ये सरफेस टेंशन की वजह से कुछ फोर्स यहाँ पर एक्ट होती है, कुछ फोर्स यहाँ पर एक्ट होती है, और वो फोर्स का रिलेशन हमको पता है। स्टार्ट में हमने एक फॉर्मूला लिखे थे कि सरफेस टेंशन इज व्हाट, F अपॉन L, इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, कितने लेंथ पर ये सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, तो अगर लेंथ हम देखें तो इस तरह से एक सर्कुलर मिनिस्कस बन रही है, और सर्कुलर मिनिस्कस की लेंथ हमको पता है कितनी होती है, सर्कुलर मिनिस्कस की जो लेंथ होती है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर ले, इस पर से F की वैल्यू निकालें हम, F T फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो ये मिलेंगे हमको T इंटू
एल। तो एफ टी इज इक्वल टू मिल रहा है हमको टी इंटू एल। अब एल कितना है? लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ निकालना चाहे इस मिनिस्कस की तो इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है विच इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस। और वो रेडियस किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट ये जो टी है रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर जो हमको सर्कल मिल रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरह है। तो यहाँ पर टी को हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। और रिजोल्व कैसे करते हैं मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो ये जो साइड मिलेंगी इट इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, और ये जो साइड मिलेंगी इट इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट को तो हमें इस्तेमाल नहीं है, अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट का ही यूज कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, तो टी की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? टी कॉस थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल या फिर वर्टिकल फोर्स F इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स F इज इक्वल टू क्या रहेगा? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तो ये वर्टिकल जो अपवर्ड फोर्स यहाँ पर लग रही है वो है टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर पर सभी पॉइंट पर एक फोर्स लग रही है। इसके जो डायमीटर बना है हमने इस तरह से गोल, उसके ऊपर हर पॉइंट पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही है और वो इक्वल है टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, कॉल्ड इट इक्वेशन 1। नाउ अभी हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में जितना भी वेट है mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, हम इसको कह सकते हैं वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। अब ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, अब वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल होती है? इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, जहां पे मास का रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले से, बिकॉज डेंसिटी किसके इक्वल है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस पे से मास क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू डेंसिटी, अगर रो ले रो इंटू वी। तो मास की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे? रो इंटू वी जी, या वी इंटू रो भी लिख सकते हैं इसको। अब वी क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है? अगर ये कॉन्केव मिनिस्कस को ऊपर की जो कॉन्केव शेप है उसको अगर हम नजरअंदाज करें या अवॉइड करें तो एक सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पर हमको मिल रहा है, सिलेंड्रिकल शेप। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है सबको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम की जगह हम पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे रख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और ये जी एज इट इज। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स हमको मिल गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच जी, कॉल्ड इट इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर देंगे फॉर इक्विलिब्रियम, जिस तरह से पहले मेथड में करे हमने। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 2, यानी वर्टिकल अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो जो लिक्विड राइज हो रहा था वो राइज होना बंद हो जाएगा, बिकॉज वहां पे एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया है। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। तो इसका लेफ्ट वो ले लेता हूँ मैं, ये इक्वेशन को रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। यहां पर पाई से पाई कैंसल होगा, ये एक आर से एक आर कैंसल होगा। यहां पर क्या बचा? 2t कॉस थीटा। क्या बचा? 2t कॉस थीटा। और यहां पर बचा है आपके पास में h रो, और ये r भी बचा है एक r g। हमें कैलकुलेट करना है h हाइट का फॉर्मूला। सो h इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2t कॉस थीटा अपॉन यहां पर जो बच गया रो आर जी को हम इधर लेकर आते हैं तो आर रो जी। सेम फॉर्मूला जो मेथड फर्स्ट में मिला था हमको, वही मेथड सेकंड में भी हमने डिराइव कर लिया है कि जो हाइट है राइज, जितनी हाइट तक के वो लिक्विड राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में, वो हाइट किसके इक्वल मिली हमें? 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। इसे इंक्रीज होने की वजह से इस फॉर्मूले का नाम एसेंट फार्मूला भी
हम इसको कहते हैं। ये तो देखिए हमने कौन से लिक्विड के लिए जिनकी शेप कॉनकेव रहती है। व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स? अगर मर्क्यूरी ली जाए तो वो फॉल क्यों होता है? अब सबको पता है कि कॉनकेव शेप के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब लेस देन 90, और लेस देन 90 के लिए cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब मर्क्यूरी के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, इस तरह से देखे थे हमने, मर्क्यूरी के लिए अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा जाए तो वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, मतलब ऑप्टियूज होता है, ग्रेटर देन 90। और ग्रेटर देन 90 के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा इज निगेटिव फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 90। 90 डिग्री से अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा रहे तो cos थीटा की वैल्यू निगेटिव रहेंगी। cos थीटा अगर निगेटिव है तो h की कीमत भी, h की वैल्यू भी क्या आएंगी? निगेटिव। निगेटिव मतलब उसके अंदर राइज होने की बजाय लिक्विड क्या होगा? फॉल होगा। तो सेम कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं मर्क्यूरी के लिए, कि मर्क्यूरी के अंदर हाइट डिक्रीज क्यों होती है? वो इसलिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट मर्क्यूरी में ऑप्टियूज होता है 90 डिग्री से ज्यादा, और 90 डिग्री से ज्यादा के लिए अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो तो cos थीटा की वैल्यू निगेटिव मिलती है। अगर cos थीटा निगेटिव रहा इस एक्सप्रेशन में, अगर ये वैल्यू निगेटिव है, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू क्या मिलेगी? हमें निगेटिव मिलेंगी। यानी h की जो वैल्यू है वो क्या होंगी? कम होंगी, डिक्रीज होंगी। यानी लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो फॉल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई द लिक्विड राइजेस और व्हाई द लिक्विड फॉल्स इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो राइज और फॉल के कंसेप्ट है, डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं जिनके अंदर वाटर जो है राइज होता है या फॉल होता है। फॉर एग्जांपल दरख्तों के अंदर, ट्रीज के अंदर 30 मीटर्स या 20 मीटर्स पर जो लीफ है वो आपको ग्रीन नजर आ रही है। ग्रीन नजर आ रही है मतलब वहां तक के पानी पहुंच रहा है। कहां से? जड़ों से। तो जड़ों से उसका जो फासला 20 मीटर्स, वो किस तरह से पानी जो है 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वहां तो कोई पंप वगैरह या मोटर वगैरह फिट नहीं है जो उसको पंप करेंगी पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए, जैसा कि हम घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। टैंक वगैरह भरने के लिए हमें मोटर पंप, वाटर पंप की जरूरत लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई पंप उसके अंदर नहीं होता। जस्ट वाटर जो है ग्राउंड लेवल से लीफ तक पहुंच जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। क्योंकि वहां पर जो रूट्स होते हैं या नेचुरल टिश्यूज जो होते हैं ट्रीज के अंदर, बहुत बारीक बारीक होते हैं, और उसमें से वाटर जस्ट इतने बारीक कि उनका जो बोर होता है वो नियर अबाउट इक्वल टू 1 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर्स में भी वो होते हैं। तो इसके लिए पानी जड़ों से जो है पत्तों तक पहुंचता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन या अमले शेरियत की वजह से। दूसरे, अगर चॉक स्टिक को स्याही के अंदर डुबोया जाए, इंक के अंदर हम उसको डिप करें थोड़ी देर, ये अगर इंक इंक है यहाँ पर, इंक की बोतल, और उसको मैं चौक को इस तरह से रखूं तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि इंक जो है वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। क्यों? क्योंकि चौक जो मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है उसकी जो ऊपरी शेप नजर आ रही है आपको, वो पूरी की पूरी पॉलिश की हुई रहती है, और अंदर कुछ पोर्स उसके बाकी रह जाते हैं जस्ट लाइक अ कैपिलरी ट्यूब्स। और बहुत सारी सैकड़ों हजारों कैपिलरी ट्यूब्स इसके अंदर रहती है चौक के अंदर, जिसकी वजह से अगर उसको हम स्याही के अंदर डुबोए तो वो स्याही को क्या करती है? एब्सॉर्ब कर लीजिए, सक कर लीजिए। इसी तरह से जो क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स, कपड़े, स्मॉल स्मॉल पोर्स होने की वजह से उसके अंदर वो भी क्या करते हैं? लिक्विड को सक करते हैं बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। इस पर से हमारे घर में झगड़े भी होते हैं मम्मी पापा के, क्योंकि पापा की पेन जेब के अंदर उसकी जो इंक है, उनको पता भी नहीं होता कि वो इंक वहां से लीक हुई और वो ग्रेजुअली उसके अंदर हाइट क्या है? इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से झगड़े वगैरह भी होते हैं घर के अंदर, बिकॉज जो क्लॉथ है वो स्याही को सक कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से लैंप वगैरह जो यूज करते थे पुराने जमाने में, चिराग जिसे कहते हैं, उसकी बत्ती को अगर आप जस्ट उसकी एक बत्ती लो, जिसे विक भी कहा, WIC के विक कहते हैं, उस विक को अगर आप एयर के अंदर जलाएंगे तो वो 2 मिनट में पूरी जल जाएंगी। लेकिन उसी विक को, उसी बत्ती को अगर आप फ्यूल के अंदर या फिर केरोसिन के अंदर भिगो के रखे और फिर उसको जलाए तो वो रात भर जलती थी, और रात भर जलने की वजह से उसके अंदर का सिर्फ ऑयल खत्म होता था, वो बत्ती जैसे कि वैसी होती थी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल
तरीके से उसको बनाया जाता था बत्ती को, जो पुराने लोग होते थे उसको बार-बार ऐसा रगड़-रगड़ कर जो कपास वगैरह होता था, उस कपास को बार-बार ऐसा गोल-गोल घुमाकर क्या करते थे, बत्ती बनाते थे। जिसके अंदर ऊपर की जो शेप है वो पॉलिश जैसी या पूरी पैक हो जाती थी और अंदर से वो बहुत सारे कैपिलरी ट्यूब्स उसके अंदर जनरेट हो जाते थे, जिसकी वजह से जो तेल है वो ऊपर की तरफ राइज़ होता था बिकॉज़ ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो डेली लाइफ के अंदर भी हम बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जो कि कैपिलरी एक्शन की वजह से होती है, अमली शरीयत की वजह से होती है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का क्लोज़ होता है और इसी तरह से जो हाफ पोर्शन या फिर हम उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी जो हम स्टडी कर रहे थे, स्टडी ऑफ लिक्विड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, वो खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम वाटर की स्टडी करेंगे इन अ स्टेट ऑफ मोशन, जिसे हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।